वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम डिमांड एनालिसिस पढ़ रहे हैं और इसमें ऑलरेडी हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। ये डिमांड एनालिसिस में हमारा तीसरा वीडियो है। पिछले जो 2 वीडियोस रहे उसमें हमने डिमांड की जो डेफिनेशन है, लॉ ऑफ डिमांड है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, डिमांड फंक्शन है, इन सब की चर्चा हम लोगों ने की है। आज का जो हमारा ये डिस्कशन है, इसमें हम लोग 2 मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक डिस्कस करने वाले हैं डिमांड शेड्यूल, जिसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल की चर्चा करेंगे। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं डिमांड शेड्यूल। किसे कहते हैं हम लोग? मांग अनुसूची। हम लोग चर्चा करेंगे मांग अनुसूची की। अब मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है? मांग अनुसूची अगर हम लोग देखें तो मांग अनुसूची दो प्रकार से हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। मांग अनुसूची का मतलब जो डिमांड है उसी को हमें दिखाना है। तो एक हो जाता है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी कि एक व्यक्ति के लिए मांग अनुसूची, और दूसरा हो जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी बाजार मांग अनुसूची। अब जाहिर सी बात है, मांग अनुसूची है तो ये मांग के पैटर्न को दिखाएगा। तो मांग अनुसूची क्या करता है? विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांग की गई मात्रा को दर्शाने की कोशिश करता है। तो इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो प्राइस केजी पर वीक ले ले। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है XYZ। अब अगर उसका मूल्य 10 रुपए है, 10 रुपए प्रति किलो है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई व्यक्ति है जो 5 केजी पर वीक यूज करता है, प्राइस बढ़ जाता है 10 रुपए से बढ़कर के 20 रुपए होता है। मान लीजिए 100 केजी यूज कर रहा है, 100 केजी पर वीक में। कोई भी वस्तु XYZ हो सकती है, XYZ कोई भी वस्तु हो सकती है। 10 रुपए प्रति किलो, 100 केजी, 20 रुपीज बढ़ गया तो प्राइस जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो थोड़ी घट गई, लेट से 70 हो गई। 10-20 के बाद अगर ये 30 हो जाता है तो 30 में थोड़ा प्राइस और घट जाएगा, लेट से 50 हो गया। 40 है तो प्राइस और घट जाता है, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड और घट जाती। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? घटती जा रही है ना। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर है। जब मार्केट होगा तो इसी में कई सारे लोग होंगे, तो यहां पे हम प्राइस ले लेते हैं, केजी पर वीक ऐसे ही ले लेते हैं, 3 लोग ले लेते हैं, A, B और C, और यहां पे हम लोग लास्ट में ले लेते हैं टोटल मार्केट डिमांड। टोटल मार्केट डिमांड। अब प्राइस जो है ऐसे ही चेंज हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 जैसे इधर हो रहा था। ठीक है, ए मान लीजिए यही व्यक्ति है, 100, 70, 50, 30, 20। कोई दूसरा व्यक्ति है बी, वो थोड़ी कम मात्रा यूज कर रहा है, लेट से 80, 70, 60, 50 और देन 30। अलग अलग क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कितना कम करेगा, बट कम करना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, सी है वो और ज्यादा कम लेता है, लेट से 10 रुपए किलो है तो उसके यहाँ 50 यूज होता है, 40, 30, 20 और 10। इस तरीके से जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है। अब किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पर अगर हमें मार्केट की डिमांड जाननी है तो हम सबको ऐड कर देंगे, 100 और 50, 150 और 8, 80, 230।
इसी प्रकार 70 70 140 और 40 180, 50 और 60 110 140, 30 और 50 80 और 20 100, 20 और 30 50 और 10 60। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट की क्या डिमांड है, आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल दे दे रहा है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम यही देख रहे हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर प्राइस पर वस्तु की कितनी मात्रा कितने समय के लिए डिमांड की जा रही है मार्केट में और एक इंडिविजुअल लेवल पर किसी पर्सन के द्वारा। ठीक है, इसी डिमांड शेड्यूल से अब फिर हम डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसी डिमांड शेड्यूल से आप डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका डिमांड शेड्यूल है जो डिफरेंट प्राइसेस पर कोई पर्सन और मार्केट कितनी मात्रा कंज्यूम करता है इसको बताता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, इन दो को देखने की कोशिश करेंगे। यहां से क्वेश्चन भी बहुत सारा एग्जाम में बनता रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान देंगे। एक टर्म जैसा कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी कि मांग में प्रसार एवं संकुचन और जो दूसरा हमारे पास है मांग में वृद्धि और कमी, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड यानी मांग में वृद्धि और कमी, मांग में वृद्धि और कमी। ठीक है, ये दो बातें हैं, इन दोनों को हमें थोड़ा सा पढ़ना है। ध्यान दीजिए सभी लोग, आपने पढ़ा था जैसे आप देख रहे हैं मांग में कॉन्ट्रैक्शन होना, एक्सपेंशन होना, या मांग में डिमांड को डिक्रीज होना या डिमांड इंक्रीज हो जाना, ये मांग में परिवर्तन है, मांग का प्रभावित होना है। तो मांग का जो प्रभावित होना है आप सभी लोग जानते हैं दो वजहों से होता है। एक तो प्राइस है, दूसरा जो है अदर फैक्टर्स है। तो जैसा कि मैंने बताया प्राइस की वजह से है और अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, डिमांड जो है प्रभावित होता है मूल्य की वजह से और अन्य कारकों की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उसमें प्राइस जो होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि परिवर्ती होता है। ठीक है, और जो अन्य कारक होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात की जाती है तो प्राइस जो हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि स्थिर हो जाता है, और जो अदर फैक्टर्स हैं ये वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये घटना होती कैसे है जरा सा ध्यान दीजिए। इधर क्वांटिटी डिमांडेड है, इधर प्राइस है। ठीक है, ये ओरिजिन है ओ, ये हमारा डिमांड कर्व है डी डी। मान लीजिए कोई प्राइस पी है,
10 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, और 10 रुपए पर किसी वस्तु की क्यू मात्रा, या अगर इसे अमाउंट में लेना चाहें आप, तो मान लीजिए 100 यूनिट्स की डिमांड है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। अदर फैक्टर्स का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नहीं बदलेंगे, इनकम नहीं बदलेगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं बदलेगा, ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी, ठीक है। ये प्राइस हम ओ मान लेते हैं यहां पे। अब ध्यान दीजिए, प्राइस तो चेंज हो सकता है, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। जब प्राइस चेंज हो रहा है तो मान लीजिए प्राइस जो है बढ़ करके 15 रुपए हो गया, ठीक है। 15 रुपए हो गया तो जाहिर सी बात है डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, 100 यूनिट से घट करके लेट से 70 यूनिट्स हो गई। तो हम ओ से O1 पर आ गए। हम कहा मूव किए, हम मूव किए जो है, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम O टू O1 अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब हम डिमांड कर पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मांग में कमी आ रही है, इसे हम लोग कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, मांग वक्र पर ऊपर की ओर बढ़ना। और इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, ठीक है, संकुचन हो जाता है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ने के बजाय प्राइस अगर घट जाए, प्राइस घटेगी तो मान लीजिए यहां पर आ जाएंगे आप। अब यहां पर जो है मान लीजिए 130 यूनिट्स की डिमांड हो गई, ठीक है। तो ऐसे में आपको ओ से O2 की ओर मूव करना होगा। ये कैसा मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, मांग वक्र पर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। और ऐसे में क्या हो रहा है, डिमांड में एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ठीक है। एक ही डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व नहीं चेंज हुआ, केवल प्राइस चेंज हो रहा है। शॉर्ट रन में ऐसा देखने को हमें मिल रहा है, अदर फैक्टर्स बिल्कुल कांस्टेंट हैं। ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है, 100 यूनिट से 70 यूनिट्स हो गई, जिसे हमने नाम दिया है कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस घटता है तो हम O से O2 पर आ जाते हैं, जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट है। और डाउनवर्ड मूवमेंट डिमांड कर्व पर होता है तो डिमांड जो ओरिजिनल डिमांड 100 यूनिट की थी उससे बढ़ करके 130 हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, और ये होता है मेनली किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस ही वेरिएबल होते हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड की, तो क्वांटिटी इधर है, प्राइस इधर है। ये हमारा डिमांड कर्व है डी, ठीक है। डी हमारा डिमांड कर्व है। मान लीजिए प्राइस सर्टेन है, जो भी प्राइस है, प्राइस पी हमने ले लिया और इसे फिक्स कर दिया क्योंकि ये बदलेगा नहीं, ठीक है। ये बदलने वाला नहीं है, इस पर सर्टेन यूनिट, मान लीजिए 100 यूनिट्स की डिमांड है फॉर एग्जांपल। अब प्राइस तो नहीं चेंज हो सकता, लेकिन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल सकते हैं, कंज्यूमर की इनकम बदल सकती है, उपभोक्ता की आय बदल सकती है। तो मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम फॉर एग्जांपल बढ़ गई। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, और ये केस नॉर्मल गुड का है, ये नॉर्मल गुड का केस है, ये हम सामान्य वस्तु के लिए बना रहे हैं, नॉर्मल गुड्स है, ठीक है। अब हम नॉर्मल गुड्स के लिए इसको बना रहे हैं, सामान्य वस्तुओं के लिए इसको बना रहे हैं। तो सामान्य वस्तुओं के केस में यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो उस वस्तु की मांग में भी क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ गई तो अब डिमांड कर्व किधर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़नी है। तो डिमांड कर्व अब यहां चला है, 100 से बढ़ करके मान लीजिए 150 यूनिट्स हो गए।
अब हमारे पास नया डिमांड कर्व है विच इज D1। ऐसा तब हुआ जब इनकम बढ़ गई। मान लीजिए इनकम घट गई, तो इनकम घट जाएगी तो डिमांड कर्व ये हो जाएगा, है ना। डिमांड कर्व जो है हमारा ये है, और यहां पे इनकम हमारी घट गई विच इज लेट्स से 50 हो गई, ठीक है। अब ये हमारे पास नया डिमांड कर्व है D2। तो ध्यान रखिएगा, इनकम बढ़ने से, नॉर्मल गुड है तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये जो बढ़ा है इसे हम लोग कहेंगे राइटवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मांग वक्र जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट किया है ना, और राइटवर्ड जब शिफ्ट किया है तो राइटवर्ड शिफ्ट करने से क्या हो गया है, देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, है ना। मांग में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, डिमांड 100 यूनिट से बढ़कर के 150 यूनिट हो गया है। और यही जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, मांग वक्र जब बाईं ओर खिसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, मांग में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो मांग बढ़ेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डिमांड घटेगी। अब आप नॉर्मल गुड की जगह इंफीरियर गुड ले लीजिए। अगर इंफीरियर गुड लेंगे तो इनकम बढ़ने के साथ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इनकम बढ़ेगा जैसे ही, तो अगर ये इंफीरियर गुड का केस है तो पहले ही D2 वाला केस आ जाएगा, ये D2 वाला फेज पहले आ जाएगा, फिर इनकम घटेगा तो डिमांड उधर बढ़ जाएगी, तब D1 वाला फेज आएगा। तो गुड्स कैसे भी हो, नेचर आपको कर्व पे देखने को ऐसा ही मिलेगा। तो कभी पूछे कि डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो किसके कारण होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो प्राइस में चेंज होने के कारण नहीं होता, वो अदर फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे कहेगा कि डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, प्रसार और संकुचन किसकी वजह से होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसा होता है प्राइस की वजह से। इसमें अदर फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, और यही दोनों मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक बार हमने अदर फैक्टर को कांस्टेंट कर दिया, एक बार हमने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन इन डिमांड समझ में आया होगा। सेशन को एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।